हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। अरे अभी तक सारी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हमने एक एक्सेप्शन को डील किया, सिंगल ट्राई सिंगल कैच, या मैंने एक ही एक्सेप्शन को हैंडल किया, चाहे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को एक समय में कैसे डील करते हैं। जो साथी यहाँ पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। वहाँ पर हमने पहले नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। मैं उसी कॉन्सेप्ट को, उसी रेफरेंस को यहाँ पर आगे बढ़ाऊँगा। आज हम लोग क्या चाह रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, हमारा मॉडल क्या है। अगर मुझे मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करना है तो थॉट क्या है। A try block can have multiple cage blocks to handle multiple exceptions. एक से ज़्यादा मैं केज ब्लॉक डिफाइन कर सकता हूँ फॉर सिंगल ट्राई। क्लियर। ऑर्डर ऑफ केज ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। केज ब्लॉक का ऑर्डर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पेरेंट एक्सेप्शन ब्लॉक मस्ट नॉट कम बिफोर द एनी चाइल्ड एक्सेप्शन। अरे जो पेरेंट एक्सेप्शन का ब्लॉक होगा, क्लियर, वो चाइल्ड से पहले कभी नहीं आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले चाइल्ड कैच आएगा, फिर उसकी पेरेंट क्लास का कैच, फिर उसकी पेरेंट क्लास का कैच। ये सीक्वेंस आपको हमेशा अडॉप्ट करनी है। और या तो दोनों का लेवल सेम हो, एक ही पेरेंट क्लास के दो चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास होगी तो उनको आप इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हो। क्लियर। जो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर इनऑल अभी क्या कंक्लूजन आया कि एक ट्राई ब्लॉक जो है दैट कैन हैव मल्टीपल केज ब्लॉक, दैट मीन्स that will be eligible to handle multiple exceptions in different cage blocks. केज ब्लॉक का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पेरेंट एक्सेप्शन क्लास जो है वो कभी पहले हैंडल नहीं करेगी, वो हमेशा चाइल्ड के बाद ही डिफाइन होगी। ये एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है। सिंटेक्स क्या होगा इसका, ट्राई ब्लॉक आ गया हमारे पास जावा कोड पूरा। अभी तक हम सिंगल केच डिफाइन करते थे, नाउ वी कैन राइट एनी नंबर ऑफ केच स्टेटमेंट्स। और आप 2, 3, 4 जितने चाहो उतने केच एक के बाद एक डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। तो फायदा क्या हो गया, ट्राई और मल्टीपल कैच। क्लियर। ये हमारा सिंटेक्स नंबर 1 है। क्लियर। जावा 1.6 तक यही मॉडल सिंगल चलता था बस। फिर जेडीके 1.7 के बाद थोड़े चेंजेस आए। मतलब आज अगर आप चाहोगे तो दो अलग अलग कैच लिखने की नीड नहीं होगी आपको। क्या कर सकते हैं उस केस में हम, तो ये देखो इसका अपडेटेड सिंटेक्स है। अगर मुझे एक ही केज ब्लॉक में वी नीड टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, समझ में आ रही, पॉइंट क्लियर है। अरे इसके पहले क्या हो रहा था, अभी एक्सेप्शन आ रहा था, अगर दो एक्सेप्शन आ रहे थे ट्राई में, दो अलग अलग केच में डिफाइन कर रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, 4 बना रहा हूँ, वी आर फॉलोइंग द हायरार्की। क्लियर। ये बात थी। फिर क्या चेंजेस दिख गया आपको, देखो यहाँ पर अब मैं एक ही केज ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूँ। ये जावा 1.7 के बाद से मिलेगा आपको। 1.7 के बाद के जितने वर्जन्स हैं, क्लियर, नाउ वी कैन कैच मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन अ सिंगल केज ब्लॉक। क्लियर। ईच एक्सेप्शन इज सेपरेटेड बाय यूजिंग पाइप। जो और का साइन होता है कि नहीं, बिट वाइज और जो हमने यूज़ किया है, तो वो और का साइन लगा दे वन पाइप यहाँ पर, उसका यूज़ कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा पूरा। क्लियर। सिंटेक्स वाइज क्या हो गया, ट्राई ब्लॉक, नाउ वी विल हैव वन केज ब्लॉक। यहां पर हमने ये बिटवाइज और का साइन लगा दिया, क्लियर, पाइप साइन। दो एक्सेप्शन टाइप के बीच में और है, और उसके बाद एरर ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना आप। क्लियर। मतलब चाहे वो इसका हो या इसका हो, किसी का भी हो, वो उस केज ब्लॉक में हैंडल हो जाएंगे एक्सेप्शन। तो ये आपकी लाइंस को रिड्यूस कर देगा। जो एक लेंथी कोड हो रहा है मल्टीपल केच आने से, वो अब आप पाइप के साथ और के साथ में ब्रेक कर दो सारे। तो ये सेकंड सिंटेक्स भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी कोडिंग में। तो देखते हैं आज इस कॉन्सेप्ट में आगे बात करेंगे कि नंबर फॉर्मेट को तो हमने यूज़ किया अभी लास्ट लेक्चर में,
नंबर फॉर्मेट में हमने क्या किया था, याद करो आप, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था पार्सेंट को यूज़ करके। ये रिकॉल करना, हमने वैलिडेट इंट नाम की एक क्लास बनाई थी जो इंटीजर को वैलिडेट कर रही थी। एक काम तो फिक्स हो गया, एक एक्सेप्शन का, कि जब इंटीजर के अलावा कुछ और आता है तो पार्स इंट मेथड वो इट विल थ्रो वन एक्सेप्शन, और वो बाकी स्ट्रिंग में, डबल वैल्यू में, बुलियन वैल्यू में एक्सेप्शन थ्रो करती है और इंटीजर में एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती है। हमने डेटा पास किया था पूरा और वैलिडेट किया था इंटीजर को, क्लियर कि वो वैलिड है इनवैलिड है, ये सब हम बना चुके हैं पूरा। देखो आप सारा काम कर चुके थे। दिस वाज अवर प्रोग्राम। हमने वैलिड इनवैलिड लिया था, लूप हमने लगाया था ट्राई केज के बाहर ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, डेटा हमारे पास कंटिन्यू आता रहे, चाहे वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो। काउंटर थे हमारे पास, अभी हमने सिंगल एक्सेप्शन को हैंडल किया। और लूप फिनिश होने के बाद मैंने टोटल काउंट वैलिड और इनवैलिड को प्रिंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा को मैं किसी एरे में स्टोर कर लूँ। एरे में स्टोर कर लूँ मतलब क्या हो जाए, इसी कॉन्सेप्ट में एक अरे में डिक्लेयर कर दूँ ताकि अब मैं दो अलग अलग एक्सेप्शन एक साथ डील कर पाऊँ। एक सेकेंड एक्सेप्शन हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्लास का नाम है अरे इंडेक्स। जावा में क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो अरे का ए, इंडेक्स का आई, आउट ऑफ, और ये बाउंड के बजाय बाउंड्स है, बाउंड्स, ये एक ही नाम है पूरा सिंगल, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये ऑब्जेक्ट कब होता है, जब जावा में अगर मैंने अरे को 5 लिमिट का मान लिया बना रखा है, आपने डायनामिकली क्रिएट करा 5 का अरे। अब जैसे ही छठा एलिमेंट इसमें स्टोर करने जाऊंगा मैं, या इंडेक्स 0 to 4 के अलावा कभी मैं यूज़ करूंगा, तो वो 0 to 4 इंडेक्स के अलावा जितना इंडेक्स आएगा ना वो एक्सेप्शन थ्रो करते जाएगा। उस केस में वो अरे का इंडेक्स वाली एरर आएगी। क्लियर। तो बाउंड्री चेकिंग होती है जावा में। आपको अगर C++ का थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा तो C++ में बाउंड्री चेकिंग नहीं होती थी। आप लिमिट क्रॉस करते हो एरर कभी नहीं देता वो, हालांकि डेटा स्टोर नहीं होता है, पर वो C++ के पास कोई चेक नहीं है कि वो आपको एक्सेप्शन या एरर थ्रो करे। जावा में जैसे ही जो गिवन लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करेगा तुरंत अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन आ सकती है। सेम स्ट्रिंग में भी आती है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर। दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देखते हैं इस तरीके को हम अगर यूज़ करने जाते हैं तो क्या होगा। हम एक इंटीजर का अरे बना लेते हैं यहाँ पर ARR। क्या सिंटेक्स होता है हमारा, न्यू इंट ये हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर 5 एलिमेंट का एक अरे, वैलिड इनवैलिड दोनों को डिफाइन कर दिया। क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर वो वैलिड हो, चलो हमको मैसेज करना है तो वैलिड इंटीजर ही आएगा यहाँ पर प्रिंटिंग में। यहाँ पर या हमको वैलिड इनवैलिड से मतलब नहीं, हम तो अगर लिमिट क्रॉस होगी तो हम एक केच में किसको ले लें यहाँ पर, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। देखो अब मैं 2 एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पर, और क्या चाह रहा हूँ यहाँ कोड में कि इस जगह पे मैं लिख दूँ ARR ऑफ आई। अरे डेटा का प्रॉपर इंटीजर में कन्वर्ट हो तो अरे में स्टोर होता ही है अभी। क्लियर। इतना काम अभी हमने कर लिया। अभी हम जनरल, मैं अरे की लिमिट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर ये आई की वैल्यू ज़्यादा होगी ना 4, 5, 6, 7 इस टाइप की कुछ, तो ये यहाँ भी एरर दे देगा वो, चाहे अरे भले ही 5 इंटीजर स्टोर नहीं हुआ तो भी, क्योंकि आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो अरे के किस इंडेक्स पे जाके डेटा को स्टोर कर रहा है। क्लियर। वैलिड का काउंटर ले लिया हमने, ये आपको काउंटर प्रिंट नहीं भी करना तो हटा दो। अब ये सब जगह से हटा दिया हमने।
और ये प्रिंटिंग भी हटा दी। इसके वजह अपन अरे को प्रिंट कर देंगे लूप लगा के। क्लियर है? क्या क्या चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम में देखो आप। जैसे ही मैंने डेटा ARR में स्टोर किया, अरे ले लिया हमने। अब यहाँ देखो इस लाइन में दो एरर आ सकती है। एक तो कन्वर्जन टाइम पे, जब इंटीजर के अलावा कुछ और होगा तो वो एक्सेप्शन किसका देगा? नंबर फॉर्मेट का। वो डेटा स्टोर हो गया और लिमिट क्रॉस हो गई मान लिया, तो वो एक्सेप्शन किसका देगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का। क्लियर? दोनों को हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। मैं प्रिंट भी करते जा रहा हूँ देखो, जिससे आपको पता लग जाए कि यहाँ हमने ई प्रिंट करा नंबर फॉर्मेट, पहले अरे इंडेक्स तो फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर फॉर्मेट। और इसका डेटा हमने प्रिंट कर दिया। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे अरे इंडेक्स एक्सेप्शन। हालांकि वो ई में सब कुछ प्रिंट हो ही जाएगा साथ में। इतना करके हम काम शुरू करते हैं, फिर चेक कर लेंगे कि टोटल डेटा कैसे प्रिंट हो रहा है, अरे में कितना डेटा आ रहा है। तो लूप के बाद में यहाँ पर लिख दूं फाइनली अरे में क्या स्टोर हुआ, ये हम लूप लगा के प्रिंट कर देते हैं वापस। i लेस देन 5, अरे 5, ये अपन ARR के लेंथ के हिसाब से कर देते हैं। जितना भी डेटा आ जाए, और ARR ऑफ i हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ये हमारा मोटिव है कि डेटा स्टोर हो जाए और दो एक्सेप्शन आ जाए। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी यहाँ पर कैच में कि एक्सेप्शन में पेरेंट चाइल्ड हायरार्की का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। तो चूंकि ये दोनों नंबर फॉर्मेट की कैटेगरी में ही है, अरे इंडेक्स की पेरेंट क्लास भी नंबर रन टाइम एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की भी पेरेंट क्लास रन टाइम एक्सेप्शन है। तो मैं इनको इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकता हूँ दोनों को। इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड वाला कोई विषय नहीं है। अगर कोई होगा तो हम बात करेंगे, अभी उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले इसको चलाते हैं अपन एक बार, कमांड लाइन से इसको देख लें। हमने लिया जावा सी वैलिडेट, और मैंने ये कुछ वैल्यू दे दी 77 एक्स्ट्रा। देखो समझना बात को आप, रिजल्ट में क्या आया, एक एक पॉइंट को समझो आप। अब ये कोड चल रहा है लूप में, कभी यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की एरर आ रही है, कभी यहाँ पे अरे इंडेक्स की एक्सेप्शन आ रही है। कैसे आया? डेटा कन्वर्ट होते जा रहा लूप में, है ना। तो ये एरर कब का भाई नोटिस करना, एरर रही 3 और 3 5 और 1 6 और 1 7 बार रही है, जबकि डेटा मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू दी है। एक्सेप्शन कम कम क्यों आया? देखो 12 में तो कोई इशू नहीं आया, 15.7 जैसे ही आया तो उसको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मिल गया, दिख रहा है क्लियर? 15.7 वैल्यू के कारण आ गया। फिर वो गया ट्रू के कारण आ गया। देखो इसको नेक्स्ट 13 19 भी आ रहे हैं प्रॉपर स्टोर हो गए, तो 12 फिर देखो 0 आ गया उसके आगे के इंडेक्स में, 13 19 वहाँ आ गया। क्लियर? अरे जो काउंटर आगे बढ़ते जा रहा है ना, आई का वहाँ 0 आते जा रहा है, कोई डेटा नहीं है। फिर ट्रू के बाद ओसोप में फिर एक्सेप्शन आ गया, देखो आप ये। तो ये अभी तक आपको मिले नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और जब प्रॉपर डेटा था तो वो अरे में स्टोर हो गया। ये देखो 12 13 और 19, पहली 3 वैल्यू प्रॉपर स्टोर हो गई। अब ये जो बात की वैल्यू थी 25 75 22, चूंकि अरे में 5 एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं, क्लियर,
तो फिर ये अरे इंडेक्स बाउंड की एरर आ गई, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड, 7 आउट ऑफ बाउंड, 8 आउट ऑफ बाउंड। जो बात का डेटा था पूरा ये सब बाहर चले गया पूरा, देखो आप अरे में स्टोर नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि यहीं से वो अरे में आया, इंडेक्स की बाउंड्री क्रॉस मिली, वो एक्सेप्शन थ्रो हो गया। क्लियर? सेम आउटपुट आएगा प्रोग्राम का जब मैं इसको ऊपर नीचे भी कर दूं। तो देखो आप समझना बात को, अब दो एक्सेप्शन हम एक साथ डील कर रहे हैं। अब कोई ऑर्डर में चेंज नहीं था, चूंकि दोनों की पेरेंट क्लास कॉमन है। क्लियर? ये दोनों एक्सेप्शन क्लास का लेवल हायरार्की एक ही है। सिंगल हायरार्की वालों को आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो। सेव कर लेता हूं मैं, फिर जाता हूं कमांड लाइन से, रिकम्पाइल कर लिया एक और बार। अब देखो ये सेम आया, वही, कोई अंतर आया क्या? डेटा पूरा वैसे ही था, पूरा मेरे पास सब कुछ। अच्छा, ये जो जीरो को हटाने का तरीका क्या है? हम आई के बजाय कुछ और इंडेक्स लिख लें यहाँ पर, तो ये एरर बाद में कम आएगी, दो वैल्यू और स्टोर हो जाएगी, दो में अरे इंडेक्स की एरर आएगी जो 4 आ रही थी अभी। क्या तरीका उसका? हम एक वेरिएबल ओ ले लेते हैं यहाँ पर, इंट J0, और हम क्या करते हैं इसमें J असाइन कर देते हैं आई के बजाय, और J असाइंस J+1 या J++। अरे अब अगर अरे में डेटा जाए, असाइन हो तो ही वो इंक्रीमेंट हो, असाइन हो तो इंक्रीमेंट हो। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि 0 0 आ रहा था दो जगह, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दो डेटा ज़्यादा आएंगे, सेम प्रोग्राम अगर मैं फिर कंपाइल करके रन करता हूँ, देखो आप अब क्या होगा। अभी 25 75 पे अरे में आ जाएगा। क्यों? 12 13 19 25 75, ये जे पूरा मेंटेन कर लेगा पूरा। क्लियर? 22 to 77 के समय वो अरे आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पर देखते हैं, चला के देखो, सिनारियो चेंज हो गया आउटपुट का। थोड़ा सा नोटिस करो तरीके को। ये आया 3। अरे अब आपका एक्सेप्शन कब आया? जब जब वो नंबर फॉर्मेट वाला एक्सेप्शन आया। और 25 75 में कुछ नहीं आया, देखो स्टोर हो गया 12 13 19, दिख गया। फिर 25 75 भी आ गया, क्योंकि वो इंडेक्स 3 और 4 पे जाके स्टोर हुआ। जे की वैल्यू है ना वो, ये देखो जे को समझो आप, ये प्रॉपर असाइन हो रहा है तो जे बढ़ रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 5 चल रहा है पूरा ये। अब आप देखो जब लिमिट क्रॉस हो गई तो दो बार अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आई। कब? जब 22 और 77 आया। क्लियर? ये दोनों लिमिट क्रॉस हो गई, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, फिर इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड। क्यों हो गया? क्योंकि अब जे बढ़ ही नहीं रहा है, इसके बाद वहीं रुक गया 5 पे आके वो, और 5 पे आके रुक गया तो 0 to 4 तक के इंडेक्स है हमारे पास। क्लियर? उसके बाद के इंडेक्स नहीं है वैल्यू में। तो जे चूंकि आगे बढ़ा नहीं है तो ये यहाँ पर आपको 5 5 दिखा रहा है कंटिन्यू एरर के समय में। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? जे चूंकि आगे इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसलिए ये हम नोटिस कर रहे हैं बात को। तो मुझे उम्मीद है कि दो एक्सेप्शन वाली जो सिचुएशन है ये अब आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी यहाँ पर। अच्छा, मान लिया इसके अलावा कोई थर्ड एक्सेप्शन आ रहा हो और आपको लग रहा है कि इस लाइन में इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, कुछ और अगर आ सकता है तो उसका तरीका क्या हो गया कि 2 के कैच के बाद मैं एक तीसरा कैच लगा दूंगा। मैंने लिख दिया एक्सेप्शन ई, और इससे क्या होगा आप देखो, आप हमने मैसेज कर दिया एक्सेप्शन कॉट, ये कोई नया एक्सेप्शन है मेरे पास, और हमने प्रिंट कर दिया। ये कब आ सकता है? जब इन दो के अलावा कोई और थर्ड स्थिति बनती हो। अरे कई बार आप कोड लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स कोड है, और आपको समझ में आ गया कि इन 2 3 4 लाइन में ये दो एक्सेप्शन तो फॉर श्योर है कि आएंगे। नंबर फॉर्मेट भी आपको लग रहा है थोड़ा सा, हो सकता है डिवीज़न वाला कोई केस आ गया हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन थोड़ी सी बीच में, ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए मैं अभी ऐसे ही डमी डेटा अटका दिया अपन ने 7 5/0। क्लियर है? ये पहली बार में आ जाएगी एरर, तो ये कहाँ जाएगा कंट्रोल? ये जाएगा एक्सेप्शन के अंदर।
एक्सेप्शन कॉट, इसमें नाम नहीं आएगा, ना नंबर फॉर्मेट ना कुछ, ये सीधे कहाँ जाएगा एक्सेप्शन में। देखते हैं चला क्या अपन, क्या होगा सीन, कैसे असाइन होगा यहाँ पर। ये जे वाले काउंटर को भी अपन ऊपर लिख देते हैं अभी, हालांकि वो बात हम समझ चुके हैं, अब इतनी चिंता नहीं हमको। मैं एक बार रन करता हूँ इसको, कंपाइल करे पहले हमने, सेम डेटा पे काम कर रहा हूँ। देखो मैं क्या हो गया दिख रहा है, स्लेश बाय जीरो, स्लेश बाय जीरो, स्लेश बाय जीरो, स्लेश बाय जीरो, 4 बार आ गई। अरे जब ये पार्सेंट से जंप कर गया ना, तो पार्सेंट से जंप करने के कारण उसने वाला एक्सेप्शन तो लिया ही नहीं, दूसरा ले लिया उस केस में। क्लियर। तो ये डिवाइड बाय जीरो कहाँ से मिला, ये देखो एक्सेप्शन कॉट, बाकी जगह नंबर फॉर्मेट अरे इंडेक्स आ रहा है, दिख रहा है आपको बराबर। मतलब कोई नया एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में आ गया है इन बिटवीन, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कुछ और आ जाए, तो प्रिकॉशनरी वी कैन राइट थर्ड एक्सेप्शन, और ये हमेशा पेरेंट क्लास होगी, सो दैट कि डिफाइंड एक्सेप्शंस के अलावा भी अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा हो तो उसको हम आसानी से हैंडल कर पाएँ। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हुई होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, पेरेंट वाली जो बात अगर हम कर रहे थे अभी, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से। देखो हमने उसके ऑर्डर को चेंज किया, कोई इफेक्ट पड़ा था क्या, यहाँ देखो तुरंत एरर आ गई, क्यों आ गई। अरे अगर मैंने पेरेंट को नोटिस में ले लिया तो अब इनका तो रोल ही खत्म हो गया, ये तो दुनिया के सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगी, तो फिर इसके बाद कभी कंट्रोल ट्रांसफर होगा क्या, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अनरीचेबल कोड। सो इन दीज टू कैचेस नाउ दे आर मीनिंगलेस। क्लियर, clear, no control will transfer to the second and third cage statement, because whenever it will throw any cage, any exception object, that will be caged, that will be caught in this cage block, first cage block, एक्सेप्शन में जाके वो हैंडल हो जाएगा। जब यहाँ हैंडल हो गया तो यहाँ कभी कंट्रोल आना ही नहीं, दिख रहा है एरर। क्लियर, तो मैं वापस को नीचे कर दूं, समझ में आ गई बात, क्या तरीका है। ये ऑर्डर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मल्टीपल कैच लगा रहा हूँ कहीं पर भी, तो फिर मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। क्लियर, आ रहा है केस समझ में। अब हम देखते हैं कि 1.7 के बाद जो एडिशन था कि मैं इतने सारे कैच नहीं लगाऊं, हमने क्या कर दिया अब यहाँ पर, और लगा दिया हमने। ये एक्सेप्शन का चूंकि अभी नीड नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और देखो अभी हो गया 2 कैच के बजाय हमने बोल दिया एक्सेप्शन कॉट, जो भी नाम होगा वो सामने आ जाएगा अभी हमारे सामने। अगेन एक बार रन करते हैं सिंटेक्स को हम। क्लियर, ये सिंटेक्स क्या करेगा, आपकी लेंथ रिड्यूस कर देगा। अगर मुझे मल्टीपल कैच लिखना थे तो आप सिंपली एक्सेप्शंस को डिफाइन कर दो। क्लियर, और के साथ सेपरेट कर दो, बिटवाइज और का जो साइन हमने पढ़ा था। एक बार कंपाइल रन कर लेते हैं इसको हम, वैलिडेट कर लिया हमने कंपाइल। देखो अब इस डेटा के साथ ये लाइन सारी वही है, लेकिन कभी देखो आप, कभी नंबर फॉर्मेट आया, कभी अरे इंडेक्स आया, कोई आउटपुट में डिफरेंस आया क्या। ये ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। जावा 1.7 ऑनवर्ड्स वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। क्लियर, नाउ वी कैन यूज वन कैच स्टेटमेंट फॉर हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। क्लियर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए। वही अरे में 5 एलिमेंट प्रॉपर स्टोर हो गए। क्लियर, ये एरर का भाई यहाँ पर ये बात के लिए आई हमारे पास। क्लियर है, लास्ट के 22 और 77 वाले डेटा के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट, कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है आपको। क्लियर, अगर मैं यहाँ ARGS आई प्रिंट कर दूंगा अंदर, तो ये 5 के बजाय ये वैल्यू आ जाएगी 22, ये लास्ट कि अगर वैल्यू मुझे शो करना हो तो कहीं पर यूज़ करना हो। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी अब आपको हो जाना चाहिए
कि मैं मल्टीपल केस स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करता हूँ, व्हाट शुड बी देयर हायरार्की, चाइल्ड चाइल्ड देन पेरेंट देन उसकी पेरेंट, ये ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास लिखने का। पेरेंट अगर पहले लिख दूंगा बाद में चाइल्ड लिखूंगा तो कंपाइल कभी नहीं होगा। ये सीक्वेंस आगे हम थ्रोज में भी देखेंगे, जब थ्रोज वगैरह पढ़ेंगे, जब भी इस बारे में बात करेंगे। अब मुझे लगता है कि प्रॉपर बेस हमारा रेडी हो गया है एक्सेप्शन को समझने का। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्रोज कीवर्ड्स का क्या रोल है, कैसे काम करते हैं वो, उनकी यूटिलिटी क्या है, या पहले हम थोड़ा और उसके पहले बात करेंगे चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन की, क्योंकि अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लियर, ये सारे अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये रन टाइम पे जज होंगे। कंपाइल टाइम या कोई बने बनाए जिनके लिए जावा ने ऑलरेडी चेक प्रोवाइड किया है, उस कॉन्सेप्ट को, थॉट को पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे पहले डिस्कस करें टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड, उसको पहले पढ़ेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ भी थ्रोज को समझ पाएँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लेम करके बोला है कि आप किसी भी लेवल के पेड चैनल से यू कैन कंपेयर दिस, क्लियर। ये तो मतलब मैंने क्लासरूम में ही 10-15 हज़ार बच्चे पहले ही पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस से ग्लोबली काम कर रहे हैं वो। तो अब तो ठीक है, डिजिटल तो बहुत बड़ा एरिया बनेगा इसका आगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जावा में हो, C++ में हो, DSA में हो, सब जगह आपको ये फीलिंग आएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप याद से करिएगा। थैंक्स अ लॉट।